बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 में हम होम्योस्टेसिस के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं होम्योस्टेसिस के बारे में कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। सबसे पहले हर वीडियो में मैं ये बात करता हूँ कि आप टर्मिनोलॉजी को समझ लें। आप जब टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, उसके मीनिंग को आप समझते हैं, आप उसके डेरिवेशन को समझते हैं, तो आपको फिर वो टॉपिक इजीली आपको याद हो जाता है। वो आपके दिमाग में पहले से बैठ जाता है कि हाँ, इस टॉपिक में मैंने इसी के बारे में बात करनी है। ठीक है। सबसे पहले जो होम्योस्टेसिस का वर्ड है, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक है होमो एंड द अनदर वन इज स्टेसिस। ठीक है। तो होमो का मतलब क्या है, सेम। ठीक है। और दूसरा स्टेसिस का मतलब क्या है, स्टेडी। इट्स मीन के जो हमारे साथ होम्योस्टेसिस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इक्विलिब्रियम को सामने रखते हैं। इट्स मीन के आप किसी भी बॉडी को ले लें या किसी भी चीज़ दूसरी चीज़ को ले लें, आप उसको इक्वल रखते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम ये हमारे साथ यूज़ हुआ था होम्योस्टेसिस का वर्ड, ये फिजिशियन था वॉल्टर केनन। 1930 में सबसे पहले इसने इस वर्ड को यूज़ किया था, होम्योस्टेसिस को। और जनरली मैं ये बता दूं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस आप इस एग्जांपल ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके साथ अपनी बाइक है। ठीक है। आप बाइक पे जाते हैं और आप बाइक पर इतना वज़न डाल लेते हैं जितना वो उसकी कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप 2 बंदे बैठा देते हैं, ठीक है, वो उसकी इतनी कैपेसिटी है, वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर आप उस पर कैपेसिटी उसकी जो 2 बंदों की है और आप 3-4 डालते हैं, तो ऊपर उसके लाद देते हैं, तो उसकी जो बर्दाश्त होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके इफ़ेक्ट क्या होगा, उस पर बुरा असर क्या होगा कि या तो उसके टायर ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी कि उसके इंजन पर भी ज़ोर पड़ेगा। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, होम्योस्टेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब अगर गाड़ी में, तो ठीक है, ये नहीं है क्योंकि उसमें पहले से ये फिक्स्ड हो चुका है कि इतनी कैपेसिटी है, इसने इतने ही ले जानी है। अगर आप उस पर डालते हैं तो उसमें कोई ख़राबी आ जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, जो ऑर्गेनिज़म है उसमें ऐसे सिस्टम पैदा किया है कि वो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के साथ या हार्श इन्वायरमेंट के साथ वो अपने आप को इक्वल कर सकता है। ठीक है। उसकी तरह यानी चल सकता है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो उसके बरकस वो अपने बॉडी में उस चेंजेस के साथ ही उसको कांस्टेंट रख लेता है, उसके बराबर चलता है। ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या है, अ स्टेट ऑफ बैलेंस एमंग ऑल द बॉडी सिस्टम नीडेड फॉर बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली। ठीक है। वो स्टेट ऑफ बैलेंस, ठीक है, एमंग ऑल द बॉडी सिस्टम, पूरे बॉडी सिस्टम, जितना भी बॉडी सिस्टम है, चाहे उसमें सर्कुलेशन आ गया, ठीक है, चाहे उसमें डाइजेशन आ गया, जितने भी सिस्टम हैं, ऑल बॉडी सिस्टम, उसके लिए क्या चाहिए, उसके सर्वाइव के लिए, उसको अपनी लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंप्लीट करने के लिए उसको एक ख़ास तरतीब चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी भी खाना खाते हैं, ठीक है, आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर भी आपके मैदे पर बोझ बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं खाते तब भी आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, यानी बन नहीं पाती, और आप फिर अच्छे से काम भी नहीं कर सकते। तो होम्योस्टेसिस क्या है, ये वो प्रोसेस है आपके बॉडी में, अल्लाह ताला ने एक ऐसे प्रोसेस को पैदा किया है कि वो आपके बॉडी के जितनी भी फंक्शन हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक फंक्शन है या जितनी भी और फंक्शन है, एनर्जी रिसोर्सेज, जितनी भी एनर्जी यानी उसमें ख़र्च होती है, उस सारे के लिए एक सिस्टम पैदा किया है जो उसको इक्वल रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एनर्जी कम हो जाती है तो वहाँ से एनर्जी और कहाँ से आती है, उसके लिए भी सिस्टम है। ठीक है। यानी हम कहते हैं कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, या मसल्स में हमारे साथ पैकिंग मटेरियल वहाँ पे रह जाते हैं, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ से फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एटीपी बन जाती है उससे। अब यहाँ पर क्या है, होम्योस्टेसिस में भी यही इक्विलिब्रियम ला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कमी आ गई तो किस तरह उसको इक्वल एक स्टेट पे लाना है, ज़्यादा होगी फिर किस तरह उसी एक ख़ास नॉर्मल लेवल पे लाना है। ठीक है। दूसरा डिफिनीशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, द एबिलिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। किसके बरक्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। आपके बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल एनवायरनमेंट हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स के हो गए या हम सारे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो वो एबिलिटी
टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, कि वो अपने बॉडी के अंदर जितनी भी सिस्टम है उसको कांस्टेंट रख सके, यानी उसके सर्वाइवल के लिए, लाइफ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो कांस्टेंट रखे। ठीक है, आप अगर इस डिफिनीशन के बाद भी आप कहते हैं कि मैंने होम्योस्टेसिस को एक वर्ड में डिफ़ाइन करना है, तो आप ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है, बैलेंसिंग, ओके, बॉडी, इवनेस, ठीक है, या स्टेबिलिटी। आप इन 4 वर्ड्स को भी लिख सकते हैं डिफिनीशन के साथ ही। ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि होम्योस्टेसिस को आप सिंपल वर्ड्स में कैसे बयान करेंगे, तो आप इक्विलिब्रियम उसे कह सकते हैं, आप बैलेंसिंग कह सकते हैं कि हमारी बॉडी कैसे बैलेंस कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब गर्मियों में जाते हैं, ठीक है, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से स्वीटिंग जो होती है वो आपकी बॉडी से ज़्यादा खारिज हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी से स्वीटिंग ज़्यादा होती है, शुगर लेवल कम हो जाता है आपका, तो फिर आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी जो होती है कुछ टाइम तक वो आपको स्टेबल रख सकती है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा टाइम तक हुआ और आप पानी आपको नहीं मिल रहा होता, आपको मिनरल्स नहीं मिल रहे होते हैं, तब आप पे बेहोशी वगैरह आ जाती है। लेकिन आपकी बॉडी क्या कर रही है, कुछ टाइम तक आपको स्टेबल रख रही होती है, आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। ओके, होम्योस्टेसिस के बाद हम आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं इनसाइड द बॉडी, वो कौन से हैं, वो हमारे साथ बॉडी फ्लूइड हैं। ठीक है, यानी सल्यूट और वाटर की जब हम बात करेंगे, वाटर सल्यूट बैलेंस को हम वाटर साल्ट बैलेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, वाटर सल्यूट बैलेंस को हम वाटर साल्ट बैलेंस भी कहते हैं। और सल्यूट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो हमारे साथ डिज़ोल्व होता है इजीली सॉल्वेंट में। ठीक है, सब्सटेंस दैट कैन बी डिज़ोल्व बाय सॉल्वेंट इज कॉल्ड सल्यूट। ऑस्मो रेगुलेशन, अब होम्योस्टेसिस में हमारे साथ 2 टाइप्स हैं, ऑस्मो रेगुलेशन है, एक थर्मो रेगुलेशन है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से अमाउंट ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स आर मेंटेन्ड इन योर बॉडी। ठीक है, आपके बॉडी में या प्लांट के बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में वो प्रोसेस जो वाटर और सल्यूट के मिकदार को बराबर रखता है, यानी मेंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल वाटर कमी आ जाती है तो क्या होता है, सल्यूट की कमी आ जाती है तो क्या होता है। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी क्या करती है, होम्योस्टेसिस, यानी इस एबिलिटी के ज़रिए से वो वाटर और सल्यूट को मेंटेन रखती है, उसके वॉल्यूम यानी उसके जो वॉल्यूम है, या हम कहते हैं कि उसकी जो मेंटेनेंस है वो बरकरार रखती है। एंड इट्स आल्सो हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, या टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए से क्या होता है, जितने भी आपके बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल बनते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो भी आपकी बॉडी से निकाल लेते हैं। ठीक है, विदाउट ऑस्मो रेगुलेशन टॉक्सिक सब्सटेंस ये बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, और ये हमारे साथ रिमेन रह जाती हैं इनसाइड द बॉडी, और उसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या हेल्प कर रहा है कि आपकी बॉडी से जितनी भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होती हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी से बाहर जा रही होती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि ऑस्मो रेगुलेशन ना हो तो फिर क्या होता है, वही वेस्ट प्रोडक्ट आपके यानी टॉक्सिक जहरीली जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो आपकी बॉडी में रह जाती हैं, और फिर क्या होता है, अगर टॉक्सिक हैं तो इट्स मीन कि वो जहर है और वो आपकी बॉडी को क्या कर लेते हैं, फिर ख़राब करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म की उससे मौत भी हो जाती है। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे साथ 3 टाइप्स की होती हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके साथ ये एक सेल है, ठीक है, ये एक बॉडी है और उसके अंदर आपके साथ सेल मौजूद है। ठीक है, अब आइसो मीन सेम। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि आपके साथ सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत जगह पर बराबर हो। ठीक है, यानी यहाँ पर भी 50% है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 50% है, तो आपके साथ यहाँ पर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर ये इट्स मीन कि यहाँ पर होम्योस्टेसिस क्या है, बिल्कुल इक्वल जा रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा नंबर क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है, आपके साथ जो सेल है उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट देन इनसाइड द सेल, यहाँ पर आपके साथ हायर कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, हायर है। ठीक है, सल्यूट की हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट देन इनसाइड द सेल। अब आउटसाइड ज़्यादा है, इट्स मीन कि यहाँ से क्या होगा, पानी की जो आमदोरफ्त होगी वो इनसाइड होगी। ठीक है, पानी कहाँ जा रहा होगा, इनसाइड द सेल जा रहा होगा, और जब इनसाइड द सेल जाएगा तो सेल क्या होगा,
वो स्वॉलन हो जाएगा, ठीक है, यानी सेल में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है, सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। अब बाहर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, सो दैट्स वाई वाटर गोज़ इनसाइड द सेल, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, सॉल्यूट जो हमारे साथ वॉल्यूम है सेल की वो बढ़ती जाएगी। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जब ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ या होम्योस्टेसिस हम प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये हम वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे कि इससे फिर क्या होगा, ठीक है, टर्जिडिटी आएगी। हाइपोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक इसके उलट है बिल्कुल, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन इनसाइड द सेल, ठीक है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, इनसाइड द सेल ज़्यादा है। अब जब इनसाइड द सेल ज़्यादा है, इट्स मीन कि यहाँ से वाटर की जो मूवमेंट होगी वो आउटसाइड द सेल होगी, और इसकी वजह से यहाँ पर जो सेल होगा ये श्रिंक हो जाएगा लाइक दैट, ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम है वो कम होती जाएगी, क्योंकि वाटर इससे आउटसाइड जा रहा है। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए या होम्योस्टेसिस के लिए एक बेस्ट एग्जांपल क्या है कि अगर हम अपनी बॉडी को देख लें, ठीक है, अपनी बॉडी को देख लें, अगर वाटर की मिकदार ब्लड में नॉर्मल है तो ठीक है, प्रोसेस ठीक से जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की मिकदार लो हो गई, ठीक है, अगर वाटर की मिकदार लो हो गई ब्लड में, तो क्या होगा, फिर क्या होता है, ये ब्रेन को, यानी आपका हार्ट जो होता है या आपकी बॉडी जो होती है वो ब्रेन को ऑर्डर देती है कि आप क्या करें कि हमारे साथ बॉडी में वाटर की जो मिकदार है वो कम हो गई है, अब क्या करना चाहिए। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन यहाँ से एक हार्मोन है ADH हार्मोन, वो सिक्रीट कर लेता है, ठीक है। खैर आप लोगों के लिए हार्मोन नहीं है फ़िलहाल, यहाँ से एक ब्रेन एक मैसेज फॉरवर्ड करता है कहाँ पर, यहाँ पर किडनी को, और किडनी को कहता है कि आपके साथ बॉडी में पानी की मिकदार कम है, तो काइंडली आप वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन कम कर लें, ठीक है, क्या कर लें, आप रीएब्जॉर्प्शन कम कर लें, यानी इट्स मीन कि यहाँ पर जो वाटर फिल्टर्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है, तो या क्या 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 कह रहे हैं कि आप वहाँ से ब्लड से ज़्यादा पानी जज़ब ना करें, क्योंकि ऑलरेडी पानी जो है वो ब्लड में कम है, तो वहाँ पर जब वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सो किडनी को ब्रेन क्या कर रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि काइंडली आप वहाँ से और पानी ना उठाएं, ठीक है, आप जो यानी ब्लड से आप पानी ज़्यादा ना उठाएं। जब नहीं उठाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन थोड़ा सा होम्योस्टेसिस क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उस लेवल को बराबर कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल किडनी में वो अपना फिल्ट्रेट वहाँ से ले रहा है और पानी की मिकदार और भी कम हो रही है, तो होम्योस्टेसिस अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, होम्योस्टेसिस अपना काम कर रहा है और ब्रेन उससे क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है किडनी को कि काइंडली आप पानी और ज़्यादा ना लें। जब रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन आउटपुट क्या करेगा, लो होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं ये दे दूं, जब आप देखते हैं गर्मियों में, ठीक है, तो गर्मियों में इंसान को चौथा पेशाब इतना ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट वहाँ से आपकी जो बॉडी होती है वहाँ स्वीटिंग कर रही होती है, वहाँ से स्वीट ग्लैंड्स के ज़रिए से आपके बाद बॉडी से पसीना जा रहा होता है, सो पानी की मिकदार ऑलरेडी कम हो रही है, पानी की मिकदार ऑलरेडी कम हो रही है, लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो यूरिन होती है वो उसकी आउटपुट कम हो जाती है। अब इसी के बरक्स अगर आप दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं, सर्दियों में हम देखते हैं, तो सर्दियों में इंसान पानी भी कम पीता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या होता है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होती है। उसमें क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की मिकदार ब्लड में ज़्यादा हो गई है, तो उसी के बरक्स वो क्या करते हैं, जहाँ पर ब्रेन को पहले मैसेज दिया था कि काइंडली आप वाटर रीअब्जॉर्ब ना करें, यहाँ पर वाटर की मिकदार ज़्यादा हो गई है। देखिए होम्योस्टेसिस का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एक इक्वल जगह पर ले आ रही है, एक नॉर्मल रेट पर ले आ रही है, अगर ज़्यादा है तब भी कम कर रही है, अगर कम है तब भी उसको बराबर करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर वाटर की मिकदार ज़्यादा हो गई है बॉडी में, तो ब्रेन क्या करता है, डायरेक्टली किडनी को कहता है कि आप रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लें, आप वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन क्या कर लें, ना करें। तो वहाँ से अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो ब्लड में वापस जा रही है पानी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, फ्रीली छोड़ रही है, तो उसकी वजह से यूरिन की आउटपुट क्या होती है, वो हाई हो जाती है, यानी इसके बरक्स यहाँ पर यूरिन की आउटपुट क्या होती है, हाई हो जाती है। इसी तरह आप इसको समर सीज़न में ले लें, इसको विंटर सीज़न में ले लें, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही एक्सक्रीशन है,
होम्योस्टेसिस में सेकंड वन हम क्या बात करते हैं, एक्सक्रीशन की बात करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आउटसाइड जाते हैं बॉडी से, और उसके साथ भी मेंटेनेंस आती है। एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सोल्यूट्स, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया और उसके साथ या एक्स्ट्रा वाटर भी आउटसाइड द बॉडी चली जाती हैं, ठीक है, इसके ज़रिए से भी होम्योस्टेसिस आ रहा है। द थर्ड वन इज़ थर्मो रेगुलेशन। थर्म किसे कहते हैं, टेम्परेचर को कहते हैं या हीट को कहते हैं। टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन में क्या करता है, बॉडी अपने इनसाइड के जितना टेम्परेचर होती है वो आउटसाइड के टेम्परेचर के साथ ही उसको इक्वल रखता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें एंजाइम यूज़ होते हैं। अब एंजाइम्स के साथ, रेट ऑफ एंजाइम के साथ क्या होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाता है तब भी एंजाइम क्या होते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं। प्रोटीन है, डीनेचर हो जाते हैं, वो फिर काम नहीं करते। अगर कम हो कर लिया टेम्परेचर, हद से कम कर लिया तब भी काम नहीं करता। तो उसके लिए भी एक मेंटेनेंस चाहिए होती है एंजाइम को अपने काम करने के लिए। तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर होम्योस्टेसिस थर्ड काम क्या कर रहा है, थर्मो रेगुलेशन भी कर रहा है, आपके टेम्परेचर को भी बरकरार रख रहा है। किसके साथ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल बाहर सर्दी है तो अंदर इन्वायरमेंट किस तरह होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल बाहर गर्मी है तो अंदर इंटरनल बॉडी के इन्वायरमेंट किस तरह होना चाहिए, या एंजाइम के लिए कौन से इन्वायरमेंट या किस तरह कौन से टाइप टेम्परेचर ज़रूरी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेम्परेचर इधर उधर हो जाती है, ठीक है, उस थर्मो रेगुलेशन नहीं हो पा रही, तब भी एंजाइम अपने काम नहीं कर पाते। अब अगर एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिर लाइफ ही नहीं बचेगी, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस में। कोई होम्योस्टेसिस होता क्या है, होम्योस्टेसिस किस प्रोसेस को कहते हैं। तो काइंडली आप जब क्वेश्चन लिखते हैं तो आप इसी तरह मीनिंग से स्टार्ट करें, उसके साथ ही एक डिफिनीशन लिखते हैं, 2 लिखते हैं, जितना आपके साथ टाइम होता है। उसके साथ अगर आप एग्जांपल्स देते हैं तो फिर आप एग्जांपल दे दें, ठीक है। या अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप बेस्ट एग्जांपल इस तरह डायग्रामेटिकली एग्जांपल दे दें। आई होप आपने कुछ नोट किया होगा इंशाल्लाह, और बहुत कुछ समझ भी आया होगा। और अगर समझ आ गया है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।